फंड जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह ये आधे घंटे का शो वायदा बाजार के शेयरों से जुड़ा हुआ है, इंडेक्स से जुड़ा हुआ है। आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि बाजार के अंदर इस समय आपको दिशा आपकी क्या होनी चाहिए। और हालांकि ये बड़ा ही मुश्किल दौर है इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि पिछले 7 से 8 दिन में बाजार एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। 7 तारीख से जब से हम 16,000 के ऊपर आए हैं और आज 13 तारीख हो गई है, हम एक एक्सपायरी ऑलरेडी पास कर चुके हैं और दूसरी एक्सपायरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं वीकली बेसिस पर, लेकिन बाजार रेंज को तोड़ नहीं रहा। इसलिए इंडेक्स ट्रेडर्स, खासकर ऑप्शन वाले, थोड़ा सावधान रहे। कॉल राइटिंग अगर आपको करनी आती है तो ठीक, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ये जो आप 18 का विक्स अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं ना, ये एक्चुअली में कल्प्रिट है। ये बाजार को रेंज का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं दे रहा। ये बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड भी है विक्स, जो आपके नीचे नहीं आने दे रहा है। ये दो रोल इस समय अपना रहा है, एक तो आपके बाजार को सपोर्ट दे रहा है, दूसरा आपके बाजार को ऊपर नहीं आने दे रहा है, रेंज का ब्रेकआउट नहीं करने दे रहा, क्योंकि स्पीड ही नहीं होती है। जो गैप अप या गैप डाउन होता है वही बाजार के अंदर आज का सिर्फ फिनोमिना रह जाता है। खैर, पहले 5 बड़ी बातों से पूरे बाजार को शुरुआत करते हैं, फिर आज के मान रोहित शिंगरे हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे करेंगे बातचीत और समझेंगे कि इंडेक्स पे क्या करें, अलग अलग स्टॉक्स पे क्या करें। पहली बड़ी बात, 16,000 से 16,200 के बीच का दायरा बाजार का अभी भी मेंटेन्ड है। ये 16,000 को हम टेस्ट करने के लिए कल पहुंचे थे, तोड़ नहीं पाए। आज एक बार हम 16,100 के नीचे जा चुके हैं, लेकिन तोड़ नहीं पाए। 16,200 भी मार्केट से नहीं टूट रहा। कॉल्स क्या कह रही हैं? 16,100 की कॉल में खरीदारी है और 16,000 के पुट में बिकवाली है। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जो टिल्ट हुआ है खुलने के बाद का बाजार का, वो एक रेंज का अभी भी है, अभी भी कोई कन्विक्शन वाला नहीं है। क्योंकि आप जैसे आउट ऑफ द मनी कॉल पुट्स में जाते हैं, ना तो वहाँ पे वॉल्यूम है, ना ही वहाँ पे प्रीमियम है, तो दोनों चीज़ें लैकलस्टर हैं। जो एट द मनी है 16,100 16,200 वाली, वहाँ पर भी बस शफलिंग हो रहा है, तो बहुत बड़ा एक्साइटिंग नहीं है। आते तीसरे पॉइंट पे, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक ने निफ्टी पर आज फिर से दबाव बनाया। एक्चुअली दोनों शेयर कंटेंडर है प्रॉफिट बुकिंग के, ये थोड़े चले हुए शेयर्स थे, इसलिए प्रॉफिट बुक होके ये साइडवेज हो गए। चौथी इंपॉर्टेंट बात आपकी स्क्रीन पर आएगी, वो है एफएमसीजी में खरीदारी है। एक तो पाम ऑयल का इम्पैक्ट है, दूसरा क्रूड का इम्पैक्ट है, तीसरा अगर आप देखें तो मानसून सीजन भी चल रहा है, तो इनकी सेल्स ग्रोथ ठीक आती है उस समय, तो एक्चुअल आज टॉप गेनर बना हुआ है। इन सबको, खासकर जो साबुन बनाने वाली कंपनीज हैं या फिर जो पाम ऑयल से जुड़ी हुई कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट्स बनते हैं, ऑयल से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे 30-40% की जो कॉस्ट होती है ये पाम ऑयल की हो जाती है। क्या पांचवी इंपॉर्टेंट बात, वो है विक्स आज फिर से 2% टूटा, लेकिन 18 तोड़ नहीं रहा और ये 20 के ऊपर आ नहीं रहा। फिलहाल अगर इसी रेंज में रहेगा तो जो गैप आपको मिलेगा, गैप डाउन या गैप अप के रूप में, वही सिर्फ मार्केट की कहानी रह जाएगी। आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहित शिंगरे, उनसे जरा करते हैं बातचीत। रोहित, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। एक बार इंडेक्स का डाटा हम आपकी स्क्रीन पे ले आते हैं, निफ्टी बैंक के अंदर क्या हो रहा है, निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है, उसके बाद आप जरा हमको बताइएगा करना क्या है। एक बार जरा निफ्टी का डाटा लेके आइए। आज ओपन इंटरेस्ट सिर्फ 1% का, कल था 5%, परसों था 8%। पिछले 8% और 5% वाले में तो मार्केट ने एक थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखाया, लेकिन आज तो बिल्डअप भी कमज़ोर हो गया। तो बाज़ार बहुत ही एक टाइट रेंज के अंदर आज ट्रेड करता फिर से दिख रहा है। 50 दिन के एवरेज 16,063 है, ये जल्दी जल्दी इसको तोड़ेगा नहीं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 100 दिन वाला, वो अब 16,583 है। 16,250 300 रेजिस्टेंस है। एक बार आप रेजिस्टेंस भी दिखा दीजिए, ये रेजिस्टेंस है 16,200 250 वाली रेंज, और पहला सपोर्ट 16,050 का, दूसरा सपोर्ट 16,000 का। आप इसको नियर बाय 50 डेज़ की एवरेज के साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मार्केट के अंदर ये विक्स की वजह से ऐसा हो रहा है कि हम ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अर्निंग्स आ रहे हैं, लेकिन अर्निंग्स में ऐसा कुछ ताबड़तोड़ नंबर नहीं आ रहे हैं कि जो शेयर पूरा मार्केट को ड्रैग करके लेके जाए। अगर आप स्क्रीन को रीड भी करते होंगे तो आज आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया होगा कि 1.5% से ज़्यादा कोई शेयर बढ़ा हुआ नहीं था, 1.5% से ज़्यादा कोई शेयर टूटा हुआ नहीं था इंडेक्स का, निफ्टी 50 का। तो कैश कहाँ से आएगा मूवमेंट? खैर, एनी हाउ, फिर भी आज के मेहमान हमको ये बताने वाले हैं कि अभी हमको क्या करना चाहिए, लेकिन ऑप्शंस वाले लोग ज़रूर थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करें। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ये इंडेक्स वालों के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि इंडेक्स का ब्रेकआउट नहीं मिल रहा, बट हाँ 50-50 पॉइंट करके आप इकट्ठे करना चाहो तो वो अच्छा मौका दे रहा है आपको मार्केट। रोहित, कैसे ट्रेड किया जाए अभी निफ्टी पे? जिनके पास लॉन्ग है वो क्या करें, और जिनके पास कोई पोजीशन नहीं है वो क्या करें? गुड आफ्टरनून डिप्पी जी। देखिए, आपने एक अच्छी बात की है कि 50-50 पॉइंट का जो मूवमेंट दे रहा है वो आपको कैप्चर करते रहना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये आपने काफ़ी अहम बात की, बिकॉज़ हम लोग देख रहे हैं कि सुबह से एक साइडवेज टू दी पॉजिटिव मोमेंटम कहीं न कहीं चल रहा है। बट जो मेरा नज़रिया है डिम्पी जी, वो अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि हम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो कि 16 है। तो जब
तक 16,000 के ऊपर ट्रेड करेंगे डिम्पी जी, मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं आप एक बार सेकंड हाफ के अंदर भी पुल बैक देख सकते हैं, बिकॉज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 16,000 ब्रेक कर जाएगा तो मेरा कन्विक्शन जो रहेगा वो कहीं न कहीं ब्रेक होता हुआ दिखेगा ऑन द लॉन्ग फ्रंट। तो मुझे लग रहा है कि ये जो लेवल्स है यहाँ पर आपको थोड़ा लॉन्ग्स के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। 16,040, 16,000 ऑन इमीडिएट बेसिस काफ़ी अच्छे बेस है जो आपका स्टॉप लॉस का काम करेंगे। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बार आप स्पॉट देख सकते हैं निफ्टी के अंदर पर्टिकुलरली ऑन द इमीडिएट बेसिस 16,100, जैसे 16,100 निकलेगा फिर हम लोग 16,150 की बात करेंगे। तो छोटे मूव के लिए आप रेडी रहिए, ज्यादा बड़े मूव आप एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते, बिकॉज काफी ज्यादा साइडवेज मार्केट लग रहा है मुझे। तो निफ्टी के अंदर मेरा जो एज ऑफ नाउ स्टांस रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, बट अगेन जैसे कि आपने बताया 40-50 पॉइंट का मूव आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, वही आपको गेंस लेकर चलने पड़ेंगे। सेम वे में आपको स्टॉप लॉस लेवल्स भी मेंटेन छोटे छोटे करके चलने पड़ेंगे। तो निफ्टी के अंदर मैं ज्यादा मूव एक्सपेक्ट नहीं करके चल रहा हूँ। निफ्टी बैंक की अगर बात करेंगे तो अगेन कहीं ना कहीं के करीब करीब है, बट ट्रैक्शन कहीं ना कहीं मिस है। तो यहाँ पर जो मेरा नजरिया रहेगा थोड़ा बाय अबाव का रहेगा। यहाँ पर जो कंडीशनल एक ट्रेड में देना चाहूंगा, बाय अबाव आप करके चल सकते हैं। 35,100 निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करूं, 35,100 काफी अच्छा हर्डल जोन है। जैसे ही वो क्रॉस करेगा डिम्पी जी, फिर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रैक्शन बनता हुआ दिखेगा। फिर 35,300, 35,500 की हम लोग बात करेंगे, तो 35,100 के ऊपर निकलेगा, वहां पर लॉन्ग्स के बारे में सोच सकते हैं। उस टाइम आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 35,000 का रहेगा, और वहां से हम लोग 35,300, 35,500 के लेवल्स की बात करेंगे। तो निफ्टी बैंक के अंदर थोड़ा बाय अबाउ का ट्रेड लीजिए, और निफ्टी के अंदर मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बार पॉजिटिव लेकर के चल सकते हैं। ओके ठीक है, निफ्टी एक बार पॉजिटिव हो सकता है, पर लेवल्स आप वापस से दिखा देते हैं कि निफ्टी के पॉजिटिव लेवल 200 को पार नहीं करेंगे। अभी आप देखेंगे ट्रेडिंग कॉल्स में तब्दील होकर आएगा। आप देख पा रहे होंगे 35,100 के ऊपर तो बैंक निफ्टी आपको लेना है, और निफ्टी अगर आप सीधा सीधा भी यहाँ पे भी खरीदते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपने खरीदा, तो आपका वही स्टॉप लॉस है 16,000, वही आपका टारगेट है उसी रेंज का 16 से लेकर 16,200 के बीच में 150। तो आपको जैसे मैं आपको शुरुआत में बता रहा था 50-50, 60-60 पॉइंट आपको इकट्ठे करने हैं। तो ये उसके लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी है कि एक रेंज का मार्केट है, ऊपर बेचो नीचे खरीदो, ऊपर बेचो नीचे खरीदो, ये करते रहो। लेकिन अगर आपको रेंज का ब्रेकआउट चाहिए उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। तो इसलिए जो रोहित का भी रिकमेंडेशन है फिलहाल वो निफ्टी को लेकर ही है। एक बार बैंक निफ्टी का डाटा भी वापस से दिखाइए। ये 35,000 का ना बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, बट कंफर्मेशन चाहिए। अगर आप डॉट 35,000 के आसपास आके खरीद रहे हैं तो थोड़ा हो सकता है आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो जाए, इसलिए कोशिश कीजिएगा 35,100 के ऊपर आके लीजिएगा, जो आपको रोहित अभी बता रहे हैं। और देन आपका टारगेट थोड़ा और ऊपर 200-300 पॉइंट का ड्रैग करेगा, लेकिन ये सारे टारगेट और स्टॉप लॉस 35,500 के ऊपर के नहीं होंगे। अभी आप रोहित की कॉल भी देख रहे होंगे तो उसमें भी आपको यही दिखेगा। 35,000 का एक अच्छा स्टॉप लॉस बन सकता है। ये इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी है 35,000 क्योंकि यहाँ पे आके थोड़ा एवरेजेस का कन्वर्जन भी हुआ है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का आउटलुक है। स्टांस स्लाइटली बुलिश है, खरीदारी का है, लेकिन रेंज का ब्रेक नहीं है, रेंज का ही कारोबार है। सीधा सीधा शेयर्स पे आ जाते हैं। जब इंडेक्स को चलना ही नहीं है, रेंज में रहना है, तो सीधा सीधा शेयर्स पे आ जाते हैं। और पहले आज के तेज़ी वाले शेयर आपके स्क्रीन पर लेके आते हैं। रोहित, दो शेयर हमने निकाले। एक तो हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL, वो करीब 2-2.5% ऊपर है। मल्टीपल फोर्सेस काम कर रही हैं। पहला क्रूड नीचे, दूसरा पाम ऑयल नीचे, तीसरा अब मानसून सीज़न चल रहा है, चौथा इस बार की अर्निंग्स में शायद लग रहा है बहुत कुछ डिस्काउंट हो जाएगा, तो HUL थोड़ा 2-2.5% ऊपर है। और दूसरा है रेमको सीमेंट्स। टिपिकली सीमेंट पे भी क्रूड का इम्पैक्ट पड़ता है, 30-40% कॉस्ट का इम्पैक्ट आता है। और ये सीज़न में ये पहले शेयर टूटे हुए हैं, तो इस बार बॉटम बन रहा है और शायद यहाँ पे खरीदारी हो जाए। एक रेमको सीमेंट के अंदर भी बाएंगे आज, फ्रेश लॉन्ग है एक्चुअली में इसमें। आप जरा चेक करेंगे कि इसमें ये कैरी फॉरवर्ड होगा, यानी कि आगे और चलेगा। ये लॉन्ग पोजीशन तो बन रही है अभी। डिम्पी जी देखिए, यहाँ पर अगर दोनों से अगर मुझे कोई एक स्टॉक के बारे में बात करना रहेगा तो HUL डेफिनेटली रहेगा। देखिए HUL की अगर हम लोग पहले बात करें तो हम लोग को प्रीवियसली ब्रेकआउट देखने को मिले थे। आज की अगर हम लोग बात करें तो फ्लैग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक मल्टीपल ब्रेकआउट्स आपको HUL के अंदर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि HUL का चार्ट काफी नीट और क्लीन है। यहाँ से ऊपर की तरफ 2650, 2700 के लेवल आपको ऑन पोजिशन बेसिस डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं, जब तक ये 2500 रुपए के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो HUL के अंदर एक क्लियर कट बाय है मुझे लग रहा है। अगर आप रामको सीमेंट की बात कर रहे हैं डिम्पी जी, तो रामको सीमेंट देखिए यहाँ पर
अनडाउटफुली काफी अच्छा ट्रैक्शन आज के सेशन में है। एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स में डेफिनेटली कोई है तो बने रहने की सलाह रहेगी। अगर फ्रेश लॉन्ग किसी को करना है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा आपको 670 का जो लेवल रहेगा वो वॉचफुल रहना चाहिए। 670 का इमीडिएट स्विंग है इसका, जैसे ही 670 के ऊपर निकलेगा फिर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा और ट्रैक्शन बिल्टअप होते हुए दिखेगा, और फिर हम लोग बात करेंगे 700 705 की। तो आई थिंक देखिए यहाँ से एचयूएल के अंदर ऑलरेडी बाय इनिशिएटेड है, बाय ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है। रामको सीमेंट के अंदर 670 के ऊपर बाय ट्रिगर हो है, तो आई थिंक दोनों ही स्टॉक बेहतर है। थोड़ा बायो अबाव का कंडीशन रहेगा रामको के अंदर। तो अगर किसी के पास में है तो बने रहने की सलाह रहेगी, या फिर किसी को लेना है तो 670 के ऊपर लीजिए, 700 रुपए का टारगेट। उस टाइम स्टॉप लॉस 10 रुपए नीचे का रखिएगा, 660 का। एचयूएल के अंदर बने रहने की सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है कि 2650 2700 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर, एक बार एचयूएल का आप स्टॉप लॉस बताएंगे क्या होगा? डिम्पी जी देखिए, स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक्चुअल स्टॉप लॉस अगर मैं बात करूं तो 2450 ऑन पोजीशन बेसिस आप लेके चलिए। ठीक है, 2450 का पोजीशन बेसिस पे आप स्टॉप लॉस लीजिए, 2650 2700 के टारगेट इंटैक्ट। ओके ठीक है, 2800 तक के टारगेट पे आपको मिल सकते हैं। 2650 का पहला अपना मोटा मोटी टारगेट अभी आप लेके चलिए, और दूसरा आपका कहीं भी जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 2450 या 2460 के आसपास की रेंज का बनता है। अब आते हैं एचयूएल के चार्ट पे, आपको मैं दिखाता हूँ क्यों एचयूएल का इंपॉर्टेंस है या क्यों इस पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है। अब आते हैं एचयूएल के चार्ट पे, आप स्क्रीन पर देखिएगा। एचयूएल का दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट, एक तो ये अपवर्ड स्लोपिंग चार्ट होगा, यानी कि आपको इसके बेस प्रोटेक्टेड हो गए हैं। अब ये बार बार बढ़ने वाले क्रम में चार्ट है, पहला पॉइंट तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। दूसरा, इसका ना मल्टीपल रेजिस्टेंस था। आपने ना रोहित को भी वर्ड बोलते सुना होगा कि इसके मल्टीपल रेजिस्टेंस उसको पार कर रहा है। ये रेजिस्टेंसेस कहाँ थे? ये थे इस जगह पर जहाँ पे हमने सर्कल मार्क किया हुआ है। ये थे जस्ट पीछे वाला जो हमने इसके पीछे नोटिस करवाया हुआ है, क्योंकि यहाँ से एक्सट्रीम फॉल, एक्सट्रीम राइज, लेकिन इसी जगह पर आके वापस रुक गया था। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस जगह को वापस इसने प्रोटेक्ट किया, और एक स्लांटिंग अपवर्ड लाइन है जो आप नीचे यहाँ पे बेस देख पा रहे हैं, यानी कि अपने लोस को इसने प्रोटेक्ट किया, हायर लोस बनाए, और एक ब्रेकआउट कैंडिडेट हो गया इस रेंज को पार करती। ये टिपिकली एक ब्रेकआउट शेयर है। अब आपको जिस जगह पर इसका पहले रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट है 2450 का, जिस ये हरी लाइन जो अभी आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यही इसका सपोर्ट एरिया है। तो अब आपके लिए एचयूएल एक अच्छा कंटेंडर हो गया। वॉल्यूम के अंदर भी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। 2450 2460 आपका एक स्टॉप लॉस, और आपके लिए 2650 का एक टारगेट है। सर रैमको सीमेंट का भी एक बार हम एक काम करते हैं, एक बार टारगेट स्टॉप लॉस दिखा देते हैं। एक बार रैमको का भी टारगेट स्टॉप लॉस दिखाइए ताकि दोनों के लेवल्स आप अच्छे से नोट कर पाएँ। ये है रैमको सीमेंट, बट इसमें कंडीशन होगी 670 के पार होने पर। ये टिपिकली ब्रेकआउट नहीं, पुल बैक का शेयर है। ये धीरे धीरे करके पुल बैक आ रहा है, बट एचयूएल के अंदर टिपिकली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वाला शेयर है। ये एक ब्रेकआउट कैंडिडेट भी है। 700 का आपका टारगेट, 660 का रैमको का स्टॉप लॉस है। दोनों के लेवल्स अच्छे से नोट कर लीजिए जो रोहित ने आपको बताए। रोहित आगे बढ़ते हैं, जरा शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर आपके सामने लेके आता हूँ। एक है गुजरात गैस। ये एक्चुअली गैस वाले शेयर्स को ना बड़ा दो ट्रिगर है इनमें। पहला ट्रिगर है, एक तो ये दाम पास ऑन कर रहे हैं, एमजीएल ने भी किया, अब गुजरात गैस सब जगह पे पास ऑन होते हैं। दूसरा, गैस के प्राइसेस थोड़े कूल ऑफ हुए हैं क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज हैं, तो गैस के दाम गिरने से इनको बेनिफिट भी होता है, तो 2-2.5% का गेन यहाँ पे आया हुआ है। दूसरा, अरबिंदो फार्मा। इन दोनों पे आपकी रिकमेंडेशन क्या है? शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट है, प्रीमियम अच्छा है बट ओपन इंटरेस्ट घट रहा है। अगेन डिम्पी जी देखिए, जैसा एचयूएल का चार्ट काफी नीट और क्लीन था, सेम चार्ट मुझे लग रहा है गुजरात गैस का है। अगर आप इसका आवरली चार्ट भी देखेंगे तो आपको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है आज के सेशन के अंदर। तो यहाँ पर काफी ज्यादा मैं क्लीन हूँ कि गुजरात गैस के अंदर डेफिनेटली आप लॉन्ग्स बना सकते हैं। अगर किसी के पास में पोजीशन है तो आप एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स में बने रह सकते हैं। देखिए, स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूंगा तो 444 ये जो रहेगा स्टॉप लॉस का काम करेगा, और मुझे लग रहा है कि जब तक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ से जो नेक्स्ट मूव आप देख सकते हैं करीब ऑन इमीडिएट बेसिस, मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको 30 से 40 रुपए की मूव देखने को मिल सकती है। मतलब करीब 480 490 तक का एक बार हम लोग मूव देखने को मिल सकता है गुजरात गैस के अंदर। तो 490 के पोजिशनल टारगेट्स के लिए लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 444 जो रहेगा वो आपका जो रहेगा स्टॉप लॉस रहेगा। सेकेंड जो स्टॉक था आपका औरोबिंदो फार्मा। आई थिंक यहाँ पर भी देखिए ब्रेकआउट अनडाउटफुली ब्रेकआउट है, काफी अच्छे लेवल्स के ऊपर निकल रहा है।
550 का काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल था और वो डिसिसिवली क्रॉस हुआ है। प्रीवियसली भी हम लोग ने देखा है कि यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिले, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आप बने रह सकते हैं एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स में। अगर किसी को फ्रेश लॉन्ग्स भी करने हैं तो आप करके चल सकते हैं। अगेन अगर मैं लेवल्स की बात करूँ, 535 जो काफी बढ़िया सपोर्ट है, अब वो स्टॉप लॉस का काम करेगा, तो 535 का एक स्टॉप लॉस हो गया आपका। और मुझे लग रहा है कि जब तक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है ऑन इमीडिएट बेसिस 575 एंड ऑन ओवरऑल बेसिस 600 रुपए तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 535 का जो रहेगा आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 575 600 रुपए के आपके टारगेट्स रहेंगे। दोनों ही स्टॉक औरोबिंदो फार्मा और गुजरात गैस काफी बढ़िया लग रहे हैं। ठीक है, दोनों के दोनों शेयर्स का स्टॉप लॉस टारगेट आपके स्क्रीन पर आ गया। पहले मैं जरा गुजरात गैस पर आऊँगा, मैं आपको औरोबिंदो फार्मा का भी चार्ट दिखाऊंगा। पहले जरा गुजरात गैस आपको मैं दिखा देता हूँ, गुजरात गैस के अंदर क्यों इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या चीज़ ध्यान देने वाली है। हमने ना इसमें 3 लाइन ड्रॉ की हुई हैं, आप इसको गौर से देखिएगा। और तीनों लाइन का एक बेस है कि उसके अंदर एक समरी है। पहला तो शेयर अच्छी मोमेंटम वाला शेयर है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बहुत बेहतरीन चलता है। ये पहला सपोर्ट एरिया। कोई भी शेयर जब चलेगा या टूटेगा ना, उसका एक साइडवेज का मोमेंटम आता है। साइडवेज हुआ, फिर चला, टूटा, साइडवेज हुआ, फिर पुल बैक आया, फिर अपनी एवरेजेस को 200 दिन के टच किया, पार नहीं हो पाया, यानी कि सेलिंग का प्रेशर बना, फिर से टूटा, एक साइडवेज पैटर्न और बन गया। तो इसका एक यूनिक फीचर है कि जब जब ये साइडवेज होगा तो कम से कम 10 से 15% अपने टोटल फॉल को रिकवर करेगा, चलेगा ज़रूर। तो ये आपको 3 बार का आपको दिखा होगा। इससे पहले साइडवेज हुआ तो चला, टूटने पर साइडवेज हुआ, फिर चला, अब फिर से इसने एक अल्टा सपोर्ट ले लिया, तो उससे उम्मीद करते हैं फिर से चलेगा। कहाँ तक चल सकता है, या तो ये ब्लू लाइन तक चलेगा या तो इसके ऊपर ये रेड लाइन तक चल जाएगा। ये तो कम से कम इसकी प्रोबेबिलिटी है। अगर कोई बहुत बड़ी खबर आ जाती है तो फिर ये इसको ब्रेकआउट में कन्वर्ट कर देगा। फिलहाल ये डेली बेसिस पर है, तो इसलिए गुजरात गैस का एक बार आप लेवल्स वापस से नोट करवाइए, आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। और इस बीच औरोबिंदो फार्मा का भी लेवल्स आप दर्शकों को एक बार हम दिखा वापस से, और औरो का चार्ट भी मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूँ। उसके अंदर भी 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, अच्छा औरोबिंदो फार्मा का भी आ गया। अब आइए औरोबिंदो फार्मा के अंदर, इसके अंदर क्या हो रहा है, आप एक यूनिक फीचर इसकी भी एक देखेंगे। ये शेयर एक बहुत ही कमज़ोर कैटेगरी का शेयर है, जस्ट बिल्कुल इसके उलट है जो थोड़ी देर पहले भी आप शेयर देख पा रहे थे, बिल्कुल उसके उलट है। ये एक कमज़ोर कैंडिडेट है गुजरात गैस, जबकि इसके स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था बिल्कुल। लेकिन इसके साथ भी यही है, अपने जब पेनिस को साइडवेज करेगा तो एक पुल बैक देने की अटेम्प्ट करेगा। इसने साइडवेज हुआ, पुल बैक दिया, 200 दिन के एवरेज से टकराया, फिर से टूटा, फिर से साइडवेज हो गया। उम्मीद तो ये है कि कम से कम ब्लू लाइन और फिर से रेड लाइन की तरफ जाने की इसकी अटेम्प्ट हो सकती है। ये दोनों स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट है। फार्मा टिपिकली इस तरह के शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट को काफ़ी इंजॉय करता है। ये आप ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल्स के शेयर में देखोगे। गुजरात गैस का लेवल्स और औरोबिंदो फार्मा के लेवल्स दोनों को दिखाएगा। एक बढ़ते हुए क्रम में सपोर्ट लेता है और एक गिरते हुए क्रम में सपोर्ट लेता है। का नेचर एक ही है कि जहाँ पे रुकेंगे वहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर ज़रूर आएंगे। ये मैंने आपको दोनों के चार्ट से प्रूव भी कर दिया। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स हो गए, तेज़ी के शेयर्स हो गए, लेवल्स आप नोट कर रहे होंगे। अब जरा मंदी वाले शेयर्स की तरफ बढ़ते हैं, तो आज के मंदी वाले शेयर आपके स्क्रीन पर। सर, एक तो भारती एयरटेल टूट रहा है रोहित सर, और दूसरा टूट रहा है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के साथ प्रॉब्लम क्या हुई है, पहले 1000 वाले हर्डल को फेस करता था, आजकल ये 850 900 पे भी इसको दिक्कत होने लग रही है। उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है ये, और काफ़ी समय दे दिया अब इसने 900 के नीचे ट्रेड करने पे। एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए, इंडसइंड बैंक और दूसरा भारती एयरटेल। देखिए डिम्पी जी, अगर मैं भारतीय एयरटेल की अगर मैं पहले बात करूं तो यस, यहाँ पर आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। 660 का जो लेवल था काफी डिसिजनली ब्रेक हुआ है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको वीक नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जब तक ये स्टॉक 660 के नीचे ट्रेड कर रहा है, यहाँ से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत और सेलअप बढ़ता हुआ दिखेगा टुवर्ड्स 640 635, जो कि नीचे के टारगेट्स रहेंगे। तो बने रहना चाहिए अगर किसी के पास में शॉर्ट्स है, 660 का आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। सेकंड जो स्टॉक है आपका इंडसइंड बैंक, अगर मैं इसके चार्ट्स की बात करूं तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऑलरेडी ब्रेकआउट हुआ था डिम्पी जी पहले, वहां पर वो रिटेस्ट के स्ट्रक्चर पे आ गया है। अनडाउटफुली वॉल्यूम एक्टिविटी ज्यादा है ऑन दी शॉर्ट फ्रंट, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको शॉर्ट्स ज्यादा अग्रेसिव नहीं करने चाहिए, बिकॉज अपने सपोर्ट्स के करीब ट्रेड कर रहा है, तो आप कभी भी यहाँ से एक बार पुल बैक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो आई थिंक इंडसइंड बैंक मेरे हिसाब से शॉर्ट का कैंडिडेट नहीं है, बट यस भारतीय एयरटेल में आपको एग्जिस्टिंग शॉर्ट्स बने रहने की सलाह रहेगी।
एग्जिस्टिंग शॉट पे आप चल सकते हैं भारतीय एयरटेल के। मैं आपको इसमें ज़रा भारतीय एयरटेल का चार्ट भी दिखाऊंगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। भारतीय एयरटेल के अंदर हुआ क्या है कि थोड़ा सा साइडवेज हो गया है ये शेयर, और साइडवेज के अंदर ना लोअर एज को ब्रेक कर रहा है ये। आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, ये पहले एक डाउनवर्ड चैनल था, स्लोपिंग था, जिसको इसने ब्रेकआउट के फॉर्म में कन्वर्ट किया, पा रहे होंगे क्रॉस ओवर्स भी है, और जैसे ही डाउनफॉल से निकला बहुत स्पीड से इसने मोमेंटम दिया, बट साइडवेज हो गया। जिग जैग फॉर्मेट अपनी स्क्रीन पर आप अपनी देख पा रहे होंगे। हर बार लोस को टेस्ट करता है, हाई जाता है, लोस को उसी जगह पर टेस्ट करता है, हाई जाता है, लोस को टेस्ट करता है, हाई जाता है, छोटे छोटे ब्रेकआउट्स बीच में देता है। लेकिन फाइनली इस बार ये सेकेंड टाइम ऐसा होगा जब अपने इस चैनल को ब्रेक करने के अटेम्प्ट ले रहा है। तो इसलिए सर का ये कॉन्फिडेंस है कि यहाँ से शेयर अगर क्रैक दे रहा है, इसके शॉर्ट पड़े हुए हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस, उसका मोराल थोड़ा ज़्यादा हाई होगा, वो अपने शॉर्ट्स को कैरी कर सकता है, क्योंकि अपने सपोर्ट को ये ब्रीच कर रहा है। रेजिस्टेंस को कर रहा होता तो बिल्कुल मना हो जाता है, बीच में भी होता तब भी मना हो जाता, लेकिन अपने सपोर्ट को तोड़ रहा है, इसलिए भारतीय एयरटेल पे शॉर्ट आपकी कॉल अभी भी है, जिनके पास है तो कैरी कर सकते हैं। और जो दूसरा शेयर है इंडसइंड बैंक, उसको फिलहाल अभी आपको रेंज में ही ट्रेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके अंदर ऐसा कुछ खास अभी बड़ा सर को दिख नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं रोहित जी, पहले अपने जरा आप ट्रेड बता दीजिए, फिर एक चलते चलते एक शेयर में आपसे और पता करूंगा। पहले आप अपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स दे दीजिए सर। डिम्पी जी देखिए, 2 कॉल रहेंगे। पहला कॉल रहेगा मेरा रहेगा जो क्वांटम ग्रिव्स। अगर आप क्वांटम ग्रिव्स का डेली आवरली चार्ट देखें तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा असेंडिंग ट्रायंगल का। तो ब्रेकआउट काफी स्ट्रॉन्ग था, मॉर्निंग में ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम एक्टिविटी काफी डिसेंट थी ड्यूरिंग ब्रेकआउट। तो मुझे लग रहा है कि क्वांटम यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखकर चलना चाहिए। ऑन दी हायर साइड में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि 390 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करके चलना रहेगा वो रहेगा 365 का। सेकंड स्टॉक जो मेरे रडार पर है वो पीडीलाइट इंडस्ट्री है। देखिए पीडीलाइट इंडस्ट्री एक रेंज में था लास्ट एक, अगर आप कल के सेशन का चार्ट देखें तो, और आज के सेशन में एक ब्रेकआउट आते हुए दिखा है हम लोग को ऑन दी ओपनिंग टिक, और उसके ऊपर काफी अच्छे से सस्टेन कर रहा था। मुझे लग रहा है कि यहाँ से पीडीलाइट के अंदर भी एक्सटेंशन देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 2350 2380 जो कि मेरे टारगेट्स रहेंगे। तो यहाँ पर भी बाय के बारे में आप सोच के चल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना रहेगा वो रहेगा 2260 का। तो क्रोम और पीडीलाइट ये 2 मेरे पिक रहेंगे डिम्पी जी। ओके ठीक है, पीडीलाइट और क्रॉम्पटन आपकी पिक के तौर पर है। 2350 का पीडीलाइट का टारगेट, एक बार क्रॉम्पटन के भी टारगेट दिखाइए। रोहित ना, एक चलते चलते ना मैं आपसे एक और शेयर पता करना चाहता हूँ, आपको जरा स्क्रीन पे आएगा, वो है पीआई इंडस्ट्रीज़। पहले सर के जरा ट्रेड अच्छे से आप नोटिस कर लीजिए, फिर मैं आपको जरा पीआई इंडस्ट्रीज़ पे, ये भी एक क्रूड का ही बेनिफिट वाला शेयर है, आपको मैं दिखाता हूँ। एक्चुअली इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, पहला तो ये इस शेयर कभी ख़राब ही नहीं हुआ, ये अच्छे से बढ़ने वाला शेयर है। इसने अपने 200 दिन की एवरेज, 50 दिन की एवरेज को अच्छे से प्रोटेक्ट किया हुआ था, जिसको हम चैनल कहते हैं कि एक प्रॉपर चैनल में चलता है। थोड़ा शेयर क्रूड की वजह से साइडवेज हुआ, लेकिन ये साइडवेज ने बहुत अच्छे से ना अपना एक बेस सा बना लिया है। आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ये 3 बार एक ही जगह पर सपोर्ट लिया है, और अपनी एवरेजेस का जिसने ब्रेकआउट किया हुआ है। रोहित जी एक बार जरा पीआई इंडस्ट्रीज़ का टारगेट और स्टॉप लॉस देंगे। ये टिपिकली साइडवेज का ब्रेकआउट है और वापस से अपने चैनल में जाने की अटेम्प्ट है। अगर गया तो फिर इसको मेंटेन रखेगा, जैसे आना चलता आ रहा है, ये एक कांस्टेंट रिटर्न आपको देता जाएगा। डिम्पी जी देखिए, पीआई इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो आपके जो मॉर्निंग सेशन होता है जहां पर हम लोग इंट्राडे कॉल्स देते हैं, वहां पर मैंने आज मॉर्निंग में यही कॉल ही दिया था पीआई इंडस्ट्री का। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम लोग तो कल ही इसमें ब्रेकआउट आ गए थे। तो मुझे लग रहा था कि काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आज के सेशन में पिक होना चाहिए था, तो कल के सेशन में काफी बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिले थे हम लोग को। 2900 के मैंने टारगेट्स दिए थे मॉर्निंग शो में इंट्राडे के लेवल्स के हिसाब से, तो 2900 के लेवल्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको कहना कि थोड़ा बहुत और एक्सटेंशन देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 3000। तो 3000 के लेवल्स के लिए भी बने रहना चाहिए। यहाँ से अगर मैं अब स्टॉप लॉस की बात करूंगा तो मुझे लग रहा है कि 2850 2850 जो रहेगा आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम करेगा, और जब तक 2850 के ऊपर होल्ड कर रहा है, आप यहाँ से एक बार और एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि 3000 तक के लेवल देखने को मिले। देखिए काफी वर्टिकल मूव हम लोग को देखने को मिल रही है नीचे के लेवल से, प्लस ब्रेकआउट है। तो आई थिंक यहाँ से मुझे लग रहा है कि 3000 का लेवल भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो रहेगा 2850 का रहेगा। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। ओके ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत और चल सकता है, ऑलरेडी आपकी कॉल में भी कन्वर्टेड था, हमने भी इसको एक्चुअली कल ही देख लिया था, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया, आज भी हम उसमें काफ़ी दम दिखा इसलिए हमने ले लिया। आप कह रहे हैं कि 100 रुपये 150 रुपये तक की भी और गुंजाइश बनती है, 3000 तक का टारगेट है, 2850 का स्टॉप लॉस है।
बहुत शुक्रिया रोहित जी आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, सभी कॉल्स बताने के लिए। एक बार हम आपके लिए और काम करते हैं, सारी की सारी कॉल्स आपको बैक टू बैक दिखाते चलते हैं, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। किसी का स्टॉप लॉस टारगेट अगर छूट गया तो आपको उससे पता लग जाएगा। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज सर की रिकमेंडेशन है, 23.50 का टारगेट है, 22.60 का स्टॉप लॉस है। क्रॉम्पटन ग्रीव सर की रिकमेंडेशन में आता है, तो आप इससे सीजी कंज्यूमर्स को देखेंगे तो 390 का टारगेट है, 365 का एक स्टॉप लॉस है। इसके अलावा जो आज शेयर डिस्कस हुए उसमें शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है अरविंदो फार्मा, 575 600 रुपये तक का टारगेट, 535 का स्टॉप लॉस। सेकंड शेयर शॉर्ट कवरिंग का गुजरात गैस, 480 490 टारगेट, 444 का स्टॉप लॉस है। गैस वाली कंपनी थोड़ा मोमेंटम है, 2-3 दिन भी है। भारतीय एयरटेल जिसके पास शॉर्ट पड़ा उसके लिए, जिसको शॉर्ट करना है वो ना करे, फिर से क्लियर कर दीजिए, शॉर्ट अभी ना करें, लेकिन जिनके पास पड़ा है उनको एक अच्छा गेन आ सकता है। लेवल्स आपने नोट किए होंगे। HUL थोड़ा और चल सकता है, 26.50 तक का टारगेट है, 24.50 आपका स्टॉप लॉस है। तो ये कुछ एक सेलेक्टिव शेयर्स हैं जो आज कार्यक्रम में डिस्कस हुए हैं। इनका रिपोर्ट कार्ड भी हम आपके सामने लेके आएंगे। एक सीमेंट की कंपनी है रेमको सीमेंट, इसमें कंडीशन के साथ बाय है, 670 बाय होने पर ही 700 का टारगेट और 660 का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। बहुत शुक्रिया रोहित, थैंक यू वेरी मच आज के ट्रेड बताने के लिए। फिलहाल इस